नमस्कार दोस्तों और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल टारगेट यूजीसी नेट एकेडमी पर। दोस्तों हर बार की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं डिफरेंट टॉपिक्स जो कि आपको हेल्प करते हैं लेबर लॉ और यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन में। हर बार की तरह दोस्तों इस बार भी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो वो सभी कैंडिडेट जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली पेपर 1 की, तो दोस्तों उसी पेपर से एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट अब आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर आपका अभी का टॉपिक टीचिंग है जिसको आप रिवाइज कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जिससे कि आप चीज़ों को ईजिली और ज़्यादा डीपर लेवल पर समझ सकते हैं। तो अगर आप भी दोस्तों जानना चाहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में, ऐसे रिवाइज करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकता है। और इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कुछ MCQs के बारे में जो कि आपको इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सब कैटेगरीज देखने को मिलते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, नोन टू अननोन होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये पर्टिकुलर टू जनरल होता है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल होता है, होल टू पार्ट और एनालिसिस टू सिंथेसिस। यानी कि दोस्तों ये सभी तरह के मैक्सिम्स आपको टीचिंग में देखने को मिलते हैं। इनको वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे, जिससे कि आपको इन्हें समझने में परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैक्सिम के बारे में। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की, तो इसको पढ़ के ही आप समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जो टीचर होता है दोस्तों, जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है, वो वहाँ पर सिंपल आइडियाज को लेकर शुरू करता है अपने टॉपिक को, और धीरे धीरे एक्सप्लेन करते करते दोस्तों वो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाते हैं। यानी कि इनिशियली दोस्तों जो आइडिया होता है या जो थॉट होता है वो सिंपल होता है, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों उसको कॉम्प्लेक्सिटी की ओर टीचर की ओर से ले जाया जाता है, जिससे कि आप टॉपिक को डिटेल में समझ सकें। दूसरा दोस्तों जो मैक्सिम होता है वो होता है नोन टू अननोन, यानी कि आपको चीज़ पता है लेकिन आपको एक अननोन साइड की ओर ले जाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, टीचर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं नोन कॉन्सेप्ट को, यानी कि वो कॉन्सेप्ट जो पहले से जाने हुए हैं या लोग उनके बारे में जानते हैं या बच्चे उनके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट दोस्तों नोन कॉन्सेप्ट से समझना यहाँ पर शुरू करते हैं, या हम कहें टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं, और वो अननोन कॉन्सेप्ट की ओर स्टूडेंट को ले जाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट जो है वो रिलेट कर पाए और रिटेन कर पाए कॉन्सेप्ट को ईजिली। ठीक है, तो ये होता है हमारा दूसरा मैक्सिम, नोन टू अननोन। थर्ड मैक्सिम होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है दोस्तों, तो यहाँ पर टीचर जो है वो कॉन्क्रीट यानी कि ऐसे फैक्ट जो कि पहले से स्टैब्लिश हैं, यानी कि वो चीज़ें जो पहले से प्रूवन है, यानी कि एप्पल जो है दोस्तों वो नीचे गिरता है, एक प्रूवन फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्क्रीट से हम एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले हम इस बात को समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होता है दोस्तों एक ऐसा थॉट जो कि आपके माइंड में है लेकिन एक्चुअली या फिजिकली वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे मान लीजिए आप इमने इमेजिन कर लिया कि जो तारे हैं वो किसी पावर की वजह से जो है स्पेस में रुके हुए हैं, ठीक है, बट वो एक थॉट है आपके माइंड में। या एक हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि जो बादल हैं, या फिर आपने सोचा कि जो पानी होता है दोस्तों उसका जो रंग होता है वो ब्लू होता है, ठीक है, या कुछ और कलर होता है, बट दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थॉट, यानी कि वो चीज़ एक्चुअली ऐसा नहीं है बट आपके माइंड में वो थॉट है। तो ये जो चीज़ दोस्तों जिसकी फिजिकल बॉडी नहीं होती है या जो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट में मानते हैं। और कॉन्क्रीट दोस्तों इसका उल्टा होता है, जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है और जिसको झूठ या जिसको नकारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना शुरू करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते समय। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों टीचर की यहाँ पर टीचर क्या करते हैं, जो नॉलेज है प्रेजेंट की उसको इम्पार्ट करना शुरू करते हैं, यानी कि उसको स्टूडेंट को देना शुरू करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो पास्ट के बारे में समझते हैं और फिर बाद में फ्यूचर के बारे में समझते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये काम करता है। अगला दोस्तों मेथड आता है या मैक्सिम आता है पर्टिकुलर टू जनरल। आप एक विशेष टॉपिक से एक जनरल टॉपिक की ओर जाते हैं। अब पर्टिकुलर से दोस्तों जनरल की ओर हम कैसे जाते हैं, तो पर्टिकुलर में दोस्तों यहाँ पर हम फैक्ट को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे दोस्तों हम जनरल लॉज और उसके जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं उसकी ओर बढ़ना हम शुरू करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है पर्टिकुलर टू जनरल।
साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल इसके बाद हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर टीचर को माइंड में ये रखना होता है कि क्या साइकोलॉजिकल नीड है स्टूडेंट की, यानी कि साइकोलॉजिकली कैसे वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं टॉपिक को समझने के लिए। उसके बाद दोस्तों वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को फिर लॉजिकल वे में समझाना शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल दोस्तों ये भी एक मैक्सिमम टीचिंग का जो कि हमें देखने को मिलता है। फिर आता है होल टू पार्ट, यानी कि पूरे टॉपिक से आप एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो टॉपिक है दोस्तों उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिससे कि स्टूडेंट बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। फिर आता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और दोस्तों स्टूडेंट के जो भी टॉपिक हैं उनको बेटर तरीके से क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर टीचर को डिवाइड करना होता है प्रॉब्लम को कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में, ठीक है, जिससे कि उसको एनालाइज किया जा सके। फिर बाद में धीरे धीरे दोस्तों इन टॉपिक्स को साथ में लाया जाता है और इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। तो इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, एनालिसिस यानी कि दोस्तों डिवीजन ऑफ टॉपिक, यानी कि टॉपिक को दोस्तों डिवाइड कर दिया आपने कुछ पार्ट में, और जब आप उन पार्ट्स को साथ में लाना शुरू करते हैं तो वो आपका बन जाता है सिंथेसिस। तो इस तरह से दोस्तों हमें ये देखने को मिलते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि टीचिंग से संबंधित होती हैं, टीचिंग से जुड़ी हुई होती हैं। ये कौन कौन से टर्म्स हैं, तो दोस्तों इनमें आपको देखने को मिलता है करिकुलम, सिलेबस, इंडोक्ट्रिनेशन, इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। अब ये क्या है, इनको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। तो करिकुलम दोस्तों आप सभी जानते हैं, करिकुलम से हमारा मतलब है लेसन, एकेडमिक कंटेंट जो कि स्कूल में या स्पेसिफिक कोर्स या प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है। तो करिकुलम दोस्तों हम सभी जानते हैं। सिलेबस क्या होता है, फिर सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, तो दोस्तों एक तरीके का प्लान होता है जो बताता है कि कौन सी बुक्स जो हैं वो पढ़ाई जाएंगी या स्टूडेंट्स को पढ़नी है कोर्स के दौरान में, जिससे कि वो एग्जाम्स को क्लियर कर सकें। इसके अलावा ये एक डिस्क्रिप्टिव भी होता है दोस्तों, एक डिस्क्रिप्शन होता है ये जो कि ये बताने का काम करता है कि कौन से टॉपिक हैं जिनको कवर किया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम या ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन। तो सिलेबस से आपको ये पता चलता है कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, साथ ही साथ में कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। आगे दोस्तों बात करें इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में, तो दोस्तों ये एक प्रोसेस होता है किसी भी आइडिया या बिलीफ को रिपीट करने का, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके विदाउट क्रिटिसिज्म या फिर क्वेश्चनिंग। इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है दोस्तों, जो बिलीफ या आइडिया होता है वो इम्प्रेस करने का काम करता है दूसरों को, जिसमें टीचिंग शामिल रहती है। आगे दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है इंस्ट्रक्शन का। इंस्ट्रक्शन एक तरीके का पार्ट होता है टीचिंग का, जिसमें डिलीवरी ऑफ कंटेंट हमें देखने को मिलता है जो कि टीचर पढ़ाते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों ये एक ऐसा तरीका होता है जहां पर टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को बताने का काम करते हैं कि किस चीज़ को कैसे करना है। तो अभी तक दोस्तों आपको ये टॉपिक्स ईजिली क्लियर हो गए होंगे, ये ईजी टॉपिक्स होते हैं। आइए अब बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इससे कई सारे क्वेश्चंस भी हर साल आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों लेवल ऑफ टीचिंग में हमें 3 लेवल देखने को मिलते हैं। अब ये 3 लेवल कौन से होते हैं, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। वन बाय वन इनको दोस्तों हम डिटेल में समझेंगे जिससे कि आपको किसी भी तरीके का डाउट ना रहे। तो दोस्तों मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है ये फर्स्ट स्टेज होता है टीचिंग का, यानी पढ़ाने का दोस्तों जो पहला लेवल होता है वो मेमोरी लेवल पर होता है। इस लेवल में क्या होता है दोस्तों, जो टीचिंग है वो लर्नर को हेल्प करती है कि वो किसी भी टॉपिक को बार बार रिपीट करके अपनी मेमोरी में स्टोर कर सके। यानी कि बेसिकली यहाँ पर टीचर क्या करते हैं, या जो टीचिंग का जो दोस्तों स्टाइल होता है वो ऐसा होता है कि बच्चों को चीज़ों को लर्न कराया जा सके, उन्हें मेमोराइज कराया जा सके और वो लंबे समय तक उन्हें याद रहे। अब गुड मेमोरी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत जल्दी बच्चे जो हैं वो रिकॉल कर पाते हैं जो भी इंफॉर्मेशन को उन्होंने स्टोर किया है, या हम कहें स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन इसको आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों डिजायरेबल कंटेंट को कॉन्शियस लेवल पर वापस लेकर आने की जो एबिलिटी है वो भी हमें मेमोरी लेवल पर देखने को मिलती है। अब ये जो दोस्तों लेवल है इसको देने का काम किया था हर्बर्ट ने, जो कि दोस्त मेन एक्सपोनेंट थे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। तो हर्बर्ट दोस्तों जो है वो जाने जाते हैं या उनका नाम एसोसिएट होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से। नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इस लेवल को दोस्तों मेमोरी प्लस इनसाइट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मेमोरी लेवल से थोड़ा ऊपर चला जाता है। अब ये जो दोस्तों लेवल है ये फोकस करता है सब्जेक्ट की मास्टरी के ऊपर, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर कितनी ज़्यादा मास्टरी एक स्टूडेंट होल्ड करता है।
तो दोस्तों ये जो लेवल है ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ में, जिससे कि बच्चे जो हैं वो अपने इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप कर सकें, यानी अपने खुद के बिहेवियर को दोस्तों वो डेवलप कर सके रादर देन सिर्फ रटी हुई नॉलेज पर वो डिपेंडेंट रहें। इसके अलावा दोस्तों स्टूडेंट को ये अंडरस्टैंड कराने का काम करता है क्या जनरलाइजेशन है, क्या प्रिंसिपल है और क्या फैक्ट हैं। तो उस सब की नॉलेज जो है दोस्तों वो भी यहाँ पर बच्चे जो हैं वो समझ पाते हैं, उसको समझना शुरू कर देते हैं। अब ये जो लेवल दोस्तों दिया था, ये लेवल देने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है मॉरिसन को, जिन्होंने एंडोर्स किया था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को। तो ये नाम दोस्तों आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि नाम ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। थर्ड जो दोस्तों लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसको दोस्तों हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है, जिसमें यूएलटी यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इसके अलावा एमएलटी यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये दोनों ही दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर। दोस्तों ये जो दोस्तों टीचिंग है ये एक प्रॉब्लम सेंटरिंग अप्रोच है टीचिंग में, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये काम करती है। इसका जो एम होता है दोस्तों वो एक रिफ्लेक्टिव पावर को डेवलप करना होता है, जिससे कि टीचिंग जो है वो असिस्ट कर सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके बाय रीजनिंग, लॉजिक, इमेजिनेशन और सक्सेसफुली हैप्पी लाइफ्स को लीड करके। अब ये जो दोस्तों लेवल दिया था टीचिंग का, ये दिया था हंट ने, जिनको मेन प्रोपोनेंट माना जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। अब यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से दोस्तों जो हैं वो प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव या फिर डिफरेंशिएशन। आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कि दोस्तों टीचिंग को ऐसे कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं और जिसके चलते टीचिंग में अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं 7 फैक्टर्स जो कि टीचिंग को मेनली अफेक्ट करते हैं। 7 फैक्टर्स कौन से हैं? तो क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज्ड, क्लासरूम एनवायरनमेंट, स्किल्स ऑफ अ टीचर, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज और रिवॉर्ड। अब इनको डिटेल में थोड़ा दोस्तों वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो फैक्टर अफेक्ट करता है टीचिंग को वो होता है क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, यानी कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों जिस भी टीचर के पास हायर डिग्री होता है उसके पास बेटर नॉलेज होता है सब्जेक्ट का। इसके अलावा जो भी ट्रेंड या फिर क्वालिफाइड टीचर होते हैं दोस्तों वो स्टूडेंट को हेल्प करते हैं, जिससे कि वो एक ऐसे एटीट्यूड को इनकलकेट कर सकें जिससे कि दोस्तों डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिस भी सब्जेक्ट के लिए वो पढ़ाने के लिए जाते हैं। दूसरा दोस्तों जो फैक्टर होता है वो होता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, यानी कि बच्चों के और टीचर के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो दोस्तों एक अच्छा टीचर हमेशा रिस्पेक्ट करता है स्टूडेंट्स की, साथ ही साथ में दोस्तों एक अच्छा टीचर सेंसिटिव होता है सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को लेकर, यानी कि वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं करते हैं और सबको एक तरीके से वहाँ पर देखते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर डील करते हैं। तो ये दोस्तों पार्ट होता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का। थर्ड आता है दोस्तों मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज्ड, यानी कि वो कौन से मेथड हैं जो कि टीचिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों जो भी टीचिंग का मेथड हो वो इफेक्टिव होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, खुद से इम्प्रूव कर सकें और चीज़ों को अप्लाई कर सकें। इसके अलावा जो भी मेथड चूज़ किया जाता है उसको एक अथॉरिटी फिगर के तौर पर कभी भी टीचर को नहीं दिखाना चाहिए। एक टीचर को हमेशा एक फैसिलिटेटर या फिर एक रिसोर्स के तौर पर शो होना चाहिए, जिससे कि टीचिंग और लर्निंग जो है वो ईजी हो सके। नेक्स्ट जो दोस्तों फैक्टर जो कि अफेक्ट कर सकता है टीचिंग को वो होता है क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है। अब ये क्लासरूम का एनवायरनमेंट दोस्तों फिजिकली और सोशली दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिजिकल फैक्टर से दोस्तों हमारा मतलब है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी फैसिलिटी, लेबोरेटरीज, टीचिंग एड्स, लाइटिंग, क्लीनलीनेस और एक्सेट्रा। सोशल फैक्टर की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप कैसा है क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स का एक दूसरे के साथ ही साथ में टीचर और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप कैसा है, स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप कैसा है, टीचर पेरेंट रिलेशनशिप कैसा है, स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है। तो दोस्तों क्लासरूम एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि कहीं ना कहीं टीचिंग को अफेक्ट कर सकता है।
इसके बाद आता है दोस्तों स्किल ऑफ अ टीचर, यानी कि टीचर के स्किल्स कैसे हैं। तो इन स्किल्स में शामिल होते हैं आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, सॉफ्ट स्किल, कंप्यूटर स्किल एंड सो ऑन। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे दोस्तों बात हो रही हो स्कूल टीचर की या फिर कॉलेज टीचर की, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होती हैं इंस्टीट्यूशन की, वो कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती हैं। यानी कि हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन ने एक ऐसी पॉलिसी बना रखी है जिसके चलते टीचर जो है वो पूरी तरह से या प्रॉपरली जो है वो नॉलेज को शेयर नहीं कर पा रहे हैं या पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों को एजुकेट नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसी पॉलिसीज के चलते भी यहाँ पर जो टीचिंग है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। अगला दोस्तों और लास्ट है रिवॉर्ड। अगर दोस्तों एक अच्छी सैलरी और रिम्यूनरेशन दिया जाता है किसी भी टीचर को, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन का काम करता है, जिसके चलते जो लर्निंग आउटकम है वो भी और बेटर देखने को मिलते हैं, या इसको बढ़ाया जा सकता है अगर यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाता हो टीचर्स को। तो ये दोस्तों जो फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं टीचिंग को अफेक्ट कर सकते हैं अगर इन्हें प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर। आई होप दोस्तों आपको जो आज के टॉपिक्स थे मैक्सिमम ऑफ टीचिंग और टीचिंग से रिलेटेड अदर टॉपिक, वो सभी क्लियर हुए होंगे और आपको काफ़ी कुछ हेल्प भी हुआ होगा। जाते जाते दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑल्टरनेटिव को चुनना है जो कि पॉजिटिव फैक्टर्स है, जो कि कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। ऑप्शंस हैं टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, teacher's socio-economic background, communication skill of the teacher, teacher's ability to please the student, teacher's personal contact with students, and teacher's competence in managing and monitoring the classroom transactions। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, आपको एक सही ऑप्शन को चुनना है और आप आंसर हमें कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।